सब चेक नहीं होती, तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसे लोग होते हैं। तो इन्होंने इमरान खान को समझ लिया कि ये बहुत अजीम इंसान होगा, तो जो लोग उसको अजीम इंसान समझ रहे थे वो अजीम नहीं थे। तो ये था मसला। तो जब वो इक़्तिदार में आया तो उसका जो किरदार रहा और वो बिल्कुल ज़ीरो रहा। उसके अंदर कोई सलाहियत ही नहीं थी, ना तो उसके अंदर तालीम का मयार था। वो जो ऑक्सफोर्ड सुनते थे, ऑक्सफोर्ड में कोई भी जाके कोई शॉर्ट कोर्स भी कर सकता है। मैं खुद मिगेल यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की 10-20 बड़ी यूनिवर्सिटी में से, उससे मैं भी थोड़ा सा मैंने भी कुछ पढ़ा हुआ है वहाँ पे, और मिगेल का तमगा मेरे ऊपर भी लगा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी जो मिगेल से बड़े बड़े दानिश्वर बन के निकल रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, मैं उनके जैसा हो गया। तो इसी तरह इनका भी हाल था, कोई स्पोर्ट्स कोटे पर चले गए थे। तो तालीमी मयार इनका इतना बेकार था, तो उसकी वजह से ये आगे इनको पता ही नहीं था कि हुकूमत में आ जाओ तो हुकूमत चलती कैसे है। बड़ा करना, तकरीरें मारना और बात है। और देखें, आप खुद देखें, इनका एज ए कैप्टन पाकिस्तान की टीम के अंदर ये साजिशों के तहत ही आए थे, और इनका जो हैंडसम थे, खूबसूरत थे, जो था वगैरह वगैरह, उस ज़माने में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के चंद एक अच्छे खूबसूरत लोगों में से थे। लोग इनके आशिक हो गए थे। बाकी कि इन्होंने सिर्फ साजिशें की। मुझे कोई एक मैच आप याद दिला दें, आप सब जो देख रहे हैं, कि जो इनकी वजह से जीता गया हो, आप बता दें। आप देखें, मियादाद का आपको छक्का याद आ जाएगा, सरफराज नवाज का आपको ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने एक साथ 7 विकेट ली थी 1979 में, वो याद आ जाएंगी। सिकंदर बख्श की आपको दिल्ली के अंदर 1977 या 78 के अंदर आपको दिल्ली में 6-7 विकेटें दिखाई दे जाएंगी। लेकिन इनका आपको कोई ऐसी चीज़, कभी कोई मैच इन्होंने नहीं जिताया। कैप्टनशिप करते हैं। कैप्टनशिप जब कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर लड़के बॉयज नहीं थे, जेंटलमैन थे। जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, माजिद खान, और इसका मुश्ताक मोहम्मद, सादिक, वसीम बारी, ऐसे ऐसे लोग थे, हीरे थे, कि उनके साथ ये तो एक बस किसी को कैप्टन बना दो, जैसे बहुत सारे लोग गली मोहल्ले में कहते हैं भाई तू कैप्टन बन जा, तो ऐसे कैप्टन थे। इनकी कैप्टनसी से कुछ भी नहीं हुआ। और वर्ल्ड कप जिन्होंने, जिस वर्ल्ड कप पे ये उछलते हैं, उस वर्ल्ड कप के अंदर क्या था इनका कारकर्दगी, आप मुझे बता दें। 22 लाख फाइनल पे पहुंचे, 22 लाख सेमीफाइनल में पहुंचे, जहाँ मियादाद की बैटिंग ने आपको फाइनल में पहुंचाया, और फाइनल में वसीम अकरम की और इंजमाम की बैटिंग और वसीम अकरम की बॉलिंग ने पहुंचाया आपको। इनका क्या कारनामा था? तो ये कुछ नहीं कर सके वहाँ पर। जब ये आए तो इनको कुछ समझ में नहीं आता था। बनीवाला में पड़े रहते थे, हेलीकॉप्टर बैठ के 12 बजे एक डायरी लेके आते थे, क्योंकि इनको ये जदीद मोबाइल शोबाइल भी यूज़ करना नहीं आता। ये अभी सब फ़ोन नंबर सब अभी तक ये डायरी में लिखते हैं। वैसे तो आप कह लें बड़े क्लासिक हैं भाई, लेकिन ये डायरी लेके एक आते थे 12 बजे, और आके इधर उधर फ़ोन मारे, उसका बुला लिया, मीटिंग कर ली, ये कर लो, उसको पटक दो, नवाज शरीफ अभी तक बाहर क्यों है और जेल में क्यों नहीं गया, और शहबाज शरीफ। ये सिर्फ इनकी जहनी सलाहियत थी। मुल्क की बका, मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क के लिए क्या, उससे इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो वो बहरहाल इनकी टीम का काम था, उस पर हम बाद में आते हैं। तो ये इंतहाई खिलंडर, एक किस्म की एक फजूल इंसान साबित हुआ। अब वो जो फौजी जो इनको लाए थे, हमारे फौजी भाई, पहले तो उनको फिर मैं करता हूँ सलूट भाई, आप लाए थे, बहुत अच्छा किया। तो वो इनसे बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ कि इनके अंदर कोई शख्सी ऐसी चीज़ थी नहीं कि आवाम के सामने बैठ सके। तकरीरें आपने अब देखा होगा, कितना इनको पट्टियाँ पढ़ा के तकरीरों में बिठाया जाता है, कैसे इनको बताया जाता है अब इस्लामी टच दे दो, अब यहूदी टच दे दो, अब बच्चों की बात कर लो। तो ये तो इनका हाल है। तो इंतहाई इनकी शख्सी तौर पर ये इंतहाई बुरी तरह फ्लॉप हुए, और शख्सी तौर पर ये किसी हालत में इस लायक नहीं है कि इनको हुकूमत में लाया जाता। और उसके बाद फिर जो आपने, अब मैं बीच का कुछ चीज़ें बाद में बताऊंगा, लेकिन जब इनको जो इनके इक़्तिदार से निकालने का टाइम आया था, यानी कि जो कि एक जमहूरी तरीके से हुआ था, एक जमहूरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद हुई थी, उसमें इनको समझ में नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। इनके अंदाजा नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। ये सब कुछ हुआ तो वो हैरान हो गए, तो उन्होंने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं खेलूंगा, मैंने किया गया, मैं कैसे जाऊँ, ये तो मेरी सियासत अभी चलनी चाहिए, ये कैसे मैं हो गया तहरीक अदम एतमाद, ये तो कुछ भी नहीं थी। अब तो उन्होंने कुर्सी से छोड़ने से इनकार कर दिया, और बड़ी मुश्किल से फिर जो भी कुछ हुआ आपको पता है, फिर मुक्के टुट्टे जो भी ठुड्डे जो भी लगे, तो उसके बाद वो गए, जो सारी कहानी आपके सामने। तो शख्सी तौर पर ये शख्स जो था ना, इंतहाई नाकाम साबित हुए। अब हम आते हैं दूसरे जो टॉपिक है, वो इनकी टीम। अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट जब इनको लाई थी, उनको ख्याल था इनके साथ जो टीम है वो बहुत अच्छी है। अब इसी से आप उस मयार का अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग इनके बारे में सोच रहे थे कि इनकी टीम बहुत अच्छी होगी, तो उनकी अपनी क्या जहनी वो होगी इस तरह। तो ये भी मैं बार बार बताता रहूँ आपको कि देखें, जो हमारे जब भी कोई माशाल्लाह ये फौजी हुकूमतें आती हैं, तो वो क्यों उतनी कामयाब नहीं होती हैं। हालांकि वो उसमें कोई शक नहीं कि वो जो ट्रेन उनका सरबराह होता है, फ़ौज का कमांडर चीफ होता है, लेकिन इसलिए नहीं चलते कि फ़ौज के साथ जो आपका काम करने वाला तबका है, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो तेज़ लोग हैं, जो ख़ास तौर पे टेक्नोक्रेट हैं, वो नहीं आते हैं आम तौर पे ना, जो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी होते हैं, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल स्टेटस मयारी रखना होता है। वो नहीं चाहते किसी दौर में उनके ऊपर ये मोहर लगे कि ये फ़ौज के साथ थे, तो इसलिए वो लोग तो आते नहीं। आते कौन है? आते वो हैं जो 2 नंबर ही होते हैं, जिनको पता होता है कि हम इनके साथ जाएंगे, काम करेंगे, बगैर किसी इंतखाब में हिस्सा लिए, बगैर किसी लड़े बेड़े हम आ जाएंगे, ये हमें वजीर बना देंगे, मिनिस्टर बना देंगे, काम करेंगे, काम अच्छा किया ना किया, ये जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। तो ऐसे लोग 2 नंबर ही लोग आते हैं। तो इसीलिए फ़ौज का दौर हुकूमत 11-11 साल लंबा होता है, लेकिन आप देखें आउटपुट उसकी ये होती है कि 0/0 पाकिस्तान और पीछे जा चुका होता है।
तो इस मरतबा उन लोगों ने सोचा कि भाई इसकी टीम तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ा असद उमर और फलाना ये बड़ी बड़ी बातें करता है, तो इसकी टीम ऐसी है। तो अब इससे मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि वो टीम का हमें तो अंदाज़ा था, हम जैसे लोग अंदाज़ा, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था जो लाए थे। तो जब वो टीम आई तो देखा वो बिल्कुल फुसड्डी, असद उमर ज़ीरो, और उनके बाद कौन थे इनके पास, वो जिनका बेचारों का इंतकाल हो गया, इनके जो थे वो बैंकर थे, वो थे एक दो ऐसे लोग, कुछ भी नहीं थे। तो पहले हुकूमत ने इनके अंदर जो ऊपर से पैराशूट से डलवाए थे दूसरी जमातों के, अब दूसरी जमातों से कोई अच्छे लोग तो निकल के नहीं आते। जो समझदार लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो तो अपनी पार्टियों के साथ रहते हैं ना। इनके साथ कौन आए, सारे दो नंबर जिनको वो पार्टियां पहले धुतकारना चाहती थी, बाबर रहमान पीपल्स पार्टी का 2 नंबर भी 4 नंबर है, उसके बाद वो आजम सवाती जमीयत उलमा इस्लाम में थे। बताओ, वो करप्ट नंबर 1 जिसने अपने हर दौर में जमीयत उलमा इस्लाम पे जितनी लानतें बरसी हैं इनके दौर में बरसी हैं, इतने बड़े करप्ट वो थे। फिर उनके बाद आपके फवाद चौधरी, फवाद को कौन, डब्बू को कौन नहीं जानता, हर हुकूमत के साथ बैठा रहता था। फिर इस तरह और भी बहुत सारे नाम हैं, फिरदौस आशिक ऐवान आ गई थी, वो हुमायूं अख्तर, कोई है उनका कोई मयार है हर हुकूमत के साथ, हुमायूं अख्तर, वो बेटा अयूब खान का पोता उमर अयूब, बताइए उनका कोई दीन ईमान कोई है इन लोगों का। तो ये लोग इनके साथ आए और ये लोग फिर मिनिस्ट्री में आए, तो इनको करना क्या था, तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, आता ही कुछ नहीं था। तो वही हुआ कि भट्टा बैठता गया, पाकिस्तान का मईशत का भट्टा बैठ गया। इकनॉमिक में असद उमर थे तो कहाँ गया, असद उमर को पिछले 5-6 महीने में निकाल फेंका। उसके बाद इन अपने कोई वजीर लाए, नहीं चले, बाहर से ला के हमारी प्यारी फौज ने इनको अब्दुल हफीज़ शेख ला के दिया, वो नहीं चला। फिर अब शौकत तरीन ला के दिया, वो भी तकरीबन फेल था। तो लोग ही नहीं थे ना, तो टीम बिल्कुल बेकार टीम। तो इस टीम के साथ अब कौन इनको दोबारा लेके आ जाएगा, जब पता है कि शख्सी तौर पे जैसे कि मैंने बताया इंतहाई जीरो। उसके बाद जो टीम है वो भी यही की यही टीम है ना, कोई नई एंट्री आ गई टीम में, क्या वही टीम है। इसके बाद इसको अगर कोई अगला इलेक्शन हो जाए और फर्ज कर लीजिए जीत जाए, जो कि मैं आपको बार बार कहता हूँ 25 से 30 सीटें बस, इतना है, इससे ज़्यादा इनका कोटा नहीं है, यानी खुद जीतेंगे। तो अब इनको इस पोजीशन के अंदर इन लोगों के साथ, इन लौंडे लपाड़ों को जो भी है फजूल किस्म के लोग हैं, इनको दोबारा कोई इख्तियार में ले आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बात बनती नहीं है। अब अगर ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर हम जीत जाएंगे, तो वो तो जाहिर है, आप सबको पता है कि पहले क्या क्या हुआ था। आरटीएस बिठाया गया था, एक बाकायदा प्लानिंग के तहत कराची की 16 सीटें 14 सीटें इनकी झोली में डाल दी गई, जो कि किसी हालत में इनको नहीं मिलनी थी। अब देख लीजिएगा इस बुरे हालात में भी जो एमक्यू टूटी फूटी, जिसको महाजिर लोग अपनी एमक्यू मानते नहीं, उसके बावजूद आप देखिएगा अब जब इलेक्शन होगा तो 12-14 सीटें अपनी ले लेगी, भले वो कम मार्जिन से लेगी, पहले 2-2 लाख वोट लेती थी, अब 25-30 हज़ार 60 हज़ार वोट लेगी, लेकिन जीत जाएगी वो, क्योंकि और उसको मुकाबिल है नहीं वहाँ पर। तो इस तरह पंजाब के अंदर जो आरटीएस बिठा के जो सीटें इसकी गोद में डाली गई, अब थोड़ी होंगी वो सीटें इनके पास, वो 20-25 सीटें कहीं सूबा सरहद से में भी नहीं आएंगी। सूबा सरहद में भी आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन अंदर पेशावर, मर्दान, कोहाट, सारे बड़े बड़े शहरों के मेयरशिप जमीयत उलमा इस्लाम के पास आ गई है, वहाँ भी हारे हैं। तो इनकी इलेक्शन में जीतना तो है ही मुमकिन नहीं। तो ये किसी सूरत में भी इख्तियार में आते हुए नजर नहीं आते, कोई कैलकुलेशन, कोई चीज़ भी इनको इख्तियार में लेके आ नहीं सकती। और देखें, कोई भी मुल्क होता है, चाहे अमेरिका भी हो, एक डीप स्टेट होती है, एक तो एस्टेब्लिशमेंट होती है जो कि आपको सामने दिख रही होती है, एक डीप स्टेट होती है जो अंदर फैसले करती है। किसी भी वज़ीर आज़म का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। ये बिल्कुल ऐसा है, जब आप एयरपोर्ट पर दाखिल होते हैं तो आपको पता नहीं होता कितनी एजेंसियां आपको ताड़ रही हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ, कोई आपकी आंखों को चेक कर रहा है। ये लोग होते हैं एयरपोर्ट पर डिप्लॉय होते हैं, ये लोग जो कोई आपकी आंखों को चेक कर रहा होता है, जो आपके चलने के अंदाज को मॉनिटर कर रहा होता है, कोई आपके सामान को देख रहा होता है खामोशी के साथ, आपके हाथ में क्या है, कोई आपकी बात। तो इतने लोग आपको देख रहे होते हैं जो बाकायदा मुलाजिम होते हैं सरकार के, लेकिन आपको पता नहीं होता। इसी तरह जब कोई आदमी इस ओहदे पे आता है, छोटे मोटे कौमी असम्बली के मेंबर हों, ये हों, कमेटियों के रुकन हो जाएं, मिनिस्टर भी हो जाएं, तो कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जब ये जो बड़े ओहदे होते हैं, स्पीकर वगैरह, स्पीकर के और वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट को भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं देखते होंगे, तो ये उनकी बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है कहीं से। अगर नहीं हो तो वो किसी न किसी तरह उसको उड़ा देते हैं। अगर किसी समझ में ना आए तो मैं आपको बताता हूँ, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है होमलैंड। तो होमलैंड को आप देखें, उसके अंदर देखें दिखाया गया किस तरह अमेरिका के अंदर एक शख्स आता है जिस पे अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट को शक होता है, लेकिन वो तरक्की करता 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 इस हद तक आ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए नामजद होने वाला होता है। अब वो डीप स्टेट परेशान होती है, ये कैसे, अगर ये यहाँ तक आ गया तो फिर वो नहीं बनने देते उसको। तो वो जो कुछ होता है, मैं आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, आप उसमें देखिएगा होमलैंड के अंदर। तो ये इसी तरह हमारे यहाँ भी होती है, कोई आदमी इस तरह बरसे इख्तियार नहीं आ सकता। तो इमरान खान के जो कैरेक्टर हैं, जो इन्होंने, अच्छा फिर इनका अपना ज़ाती किरदार जो इन्होंने पेश किया, गालियाँ, ये वो, लेना देना, कहीं उन्हें मेच्योरिटी पेश नहीं की, हालात को समझने की सलाहियत नहीं है। हाँ, बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात जो ख़राब किए, तो एक आदमी के अंदर एक वज़न होता है बात करने में, एक उसका ऐसा फेस होता है जिससे दूसरे मुल्क के लोग आपको पसंद करते हैं। आप देखें बिलावल भुट्टो अभी यंग है, 30-32 साल का है, लेकिन वो अमेरिका गया तो वहाँ भी लोगों को रिझा के आ गया, वहाँ से चाइना गया तो वहाँ भी लोग साथ खड़े होकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड के जी, ये भुट्टो का नवासा है, बेनज़ीर का बेटा है, ये भी
यकीनी तौर पे ये भी बातें काम आती हैं, लेकिन उसका अपना कैरेक्टर, उसकी अंग्रेज़ी, उसके बोलने का तरीका आपने देखा होगा। तो यकीनी तौर पे तो ये बड़े अंग्रेज़ी के मास्टर थे, बड़े पता नहीं यूरोप को ज़्यादा जानते हैं, अमेरिका को ज़्यादा जानते हैं, इनको तो किसी ने धुतकार के रख दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ही इज़ ए प्लेयर, ही इज़ ए पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर। तो ये उनको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या थी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ये लोग इनमें कितनी सलाहियत होगी। बाहर की दुनिया जानती है, तो इन्होंने बाहर के आपकी फॉरेन पॉलिसी हमारी सारी ज़ीरो होकर रह गई। यानी हिंदुस्तान का मोदी आपको लिफ्ट नहीं कराता, अमेरिका का प्रेसिडेंट आपको फ़ोन नहीं करता, सऊदी अरब आप नंगे पैर भी जाते हैं तो भी आपको धुतकारता है, दुबई वाले हो, कोई आपको लिफ्ट नहीं करता, क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत और अहलियत तो है नहीं। आप एक खिलंडरे किस्म के इंसान हैं, जिनको वही बकौल मौलाना फजल रहमान, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो आंटियाँ हैं, जो कि अपने दौर में नौजवान होंगी और वो इमरान कह के वो स्टेडियम में नारे लगाती होंगी, वो इसको पसंद करने वाली हैं जनरली। और जो बच्चे इस दौर में बड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक स्टोरी सुन के चोर चोर होता है ना, एक वो उसमें इमरान खान कोई कारनामा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का कारनामा, जो टीवी पे रेडियो पे रोज़ के ड्रामे थे पहले इनके इख्तियार में आने से पहले, कि चोर चोर, तब्दीली तब्दीली तब्दीली, तो ये सब ड्रामे थे, तो उससे मुतासिर हुए, तो एक तरह से वो ज़ोंबी से बन गए, लेकिन बहुत कम तादाद है। आप देखेंगे जब फेयर इलेक्शन होगा, जो कि होगा, अब जो इलेक्शन होगा वो फेयर होगा, तो उसके बाद आप देखिएगा 25 से 30 सीटों पर महदूद जाएंगे, जो कि मैं उनको बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मियाँ वाली से अपनी सीट भी निकाल पाएँ, मुश्किल निकाल पाएंगे, तो इनके लिए यही मैदान रह गया है। तो इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये कभी इख्तियार में नहीं आएंगे। और मेरी इन बातों के अंदर से किसी को इख्तिलाफ हो तो मुझे बता दें, मुझे बताएं, नीचे कमेंट कर दें, मुझे डायरेक्ट मेरे को मुझसे कांटेक्ट कर लें फेसबुक पे या इस पे, जिस पे भी आप ये प्रोग्राम मेरी ये बात सुन रहे हैं, कि ये ऐसे ही हैं भाई, ये नहीं आएंगे इख्तियार में। ऐसे लोगों को डीप स्टेट और कभी इख्तियार में आने नहीं देती। आपको सलाहियत शो करनी होती है। कम से कम आप जब तहरीक अदम एतमाद आई थी उस वक्त कुछ ग्रेसफुल रोल अदा कर लेते ना, तो भी थोड़ा सा, ताकि भाई अपोजिशन के एज ए अपोजिशन आप असेंबली में खड़े होते, आज आके उनकी बातों की मुखालफत कर रहे होते, आज उनको नीचा करने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन सलाहियत ही नहीं ना, असेंबली में खड़े होकर बात करने की सलाहियत ही नहीं है। होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं तकरीर हमें नहीं करनी, बाहर करा लो, माइक में लेके अबे तबे ओए अबे ओए ये कर लेंगे। एक किसी सब्जेक्ट के ऊपर खड़े होकर बात करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये है वजूहात जिनकी बिना पे ये कभी भी इख्तियार में नहीं आएंगे। कुछ भी कर लें, इमरान खान नाम की शख्सियत कभी पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं आएगी।